नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष बुलेटिन न्यूज एट 10 में, जहां हम तमाम बड़ी खबरों पर विस्तार से प्रकाश डालते हैं। आज भी कई बड़ी खबरों पर बात करेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे संवाददाता भी। लेकिन आइए सबसे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के बिहार दौरे पर। 2023 से 2028 तक के लिए बिहार सरकार की ओर से तैयार कृषि रोड मैप का करेंगी लोकार्पण। कई अन्य कार्यक्रमों में भी होंगी शामिल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज कोटा और अजमेर संभाग के कार्यकर्ताओं से करेंगे रणनीति पर चर्चा। राजस्थान के लिए कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज, तो वहीं राहुल और प्रियंका गांधी आज से 20 अक्टूबर तक तेलंगाना में करेंगे चुनाव प्रचार। आज सेना कमांडर सम्मेलन में शामिल होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पिछले 2 दिन से सेना की परिचालन तैयारियों की समीक्षा के अलावा वर्तमान और उभरते सुरक्षा परिदृश्यों पर हो रहा है मंथन। अमेरिकी राष्ट्रपति के इजरायल दौरे से पहले गजा के अस्पताल पर हमला, 500 से अधिक लोगों की मौत। इजरायली पीएम ने कहा कि असफल रॉकेट प्रक्षेपण के लिए इस्लामिक जिहाद ही जिम्मेदार। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने कहा हमले की होगी जांच। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की वियतनाम यात्रा का आज आखिरी दिन। कल भारतीय समुदाय को किया संबोधित, कहा दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जुड़ाव को मिल रही है मजबूती। क्रिकेट विश्व कप में आज चेन्नई में होगा अफगानिस्तान का न्यूजीलैंड के साथ मुकाबला। कल खेले गए मैच में नीदरलैंड्स ने किया बड़ा उलटफेर, दक्षिण अफ्रीका को दी 38 रनों से मात। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, विस्तार से देखते हैं खबरों को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से बिहार के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगी। पटना में राष्ट्रपति आज 2023 से 2028 तक के लिए बिहार के चौथे कृषि रोड मैप का लोकार्पण करेंगी। तो वहीं राष्ट्रपति 19 अक्टूबर को मोतिहारी में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। इसके साथ ही राजभवन में पटना में बिहार के पीवीटीजी के सदस्यों के साथ बातचीत भी करेंगे। राष्ट्रपति गुरुवार की शाम अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स पटना के पहले दीक्षांत समारोह में भी शामिल होंगी। अपने बिहार दौरे के अंतिम दिन राष्ट्रपति मुर्मू दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। और अब बात करेंगे चुनाव की। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आज राजस्थान के कोटा और अजमेर के दौरे पर रहेंगे। यहां पर वो पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव की रणनीति पर चर्चा करेंगे। जेपी नड्डा कोटा के लोटस अनंता औद्योगिक क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद नड्डा शाम को अजमेर के किशनगढ़ में मार्बल एसोसिएशन के लोगों से मिलकर विभिन्न विषयों को लेकर चर्चा करेंगे। इसके बाद संगठनात्मक विभिन्न बैठकों में भाग लेंगे। इससे पहले जेपी नड्डा सोमवार को ही राजस्थान के दौरे पर आए थे। जोधपुर में उन्होंने पार्टी के नेताओं और पदाधिकारियों के साथ 3 दौर की बैठकें भी की थी। और ज्यादा जानकारी के लिए, ताज़ा जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता शैलेंद्र मिश्र जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अब जो है चुनावी शंखनाद हो गया है और तमाम जो है पार्टियां जनता को लुभाने में अपनी अपनी रणनीतिक उसमें कार्यक्रमों में जुट गई हैं। आज भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी काफी विस्तृत कार्यक्रम है। क्या कुछ कार्यक्रम है और क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए सहला, पहले ये देखने को मिलता था कि जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होता था तब दिल्ली में बहुत बैठकें होती थीं और जो उम्मीदवारों के नाम की सूची है उसको अंतिम रूप देने की एक कवायद होती थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमने देखा कि चुनाव के ऐलान से पहले ही उसने ये तैयारियां कर ली थी और एक बड़ी सूची कहे वो चुनाव के ऐलान से पहले ही जारी हुई। मध्य प्रदेश की, राजस्थान की भी पहली सूची आ चुकी है, दूसरी सूची जल्दी आनी है। उसको लेकर हम जानते हैं कि कल एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक
हुई थी जेपी नड्डा के दिल्ली आवास पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के। तो ऐसे में जो वो कवायद है कि उम्मीदवारों चयन की जो प्रक्रिया है उस पर एक पूरा होमवर्क हो चुका है। यही वजह है कि अब पार्टी नेता फोकस कर रहे हैं अब उन राज्यों में कार्यक्रमों पर, और अभी जो जोर है वो संगठन के साथ बैठकों पर है, कार्यकर्ताओं के साथ बैठकों पर है। आज जो अजमेर संभाग और कोटा में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात होनी है बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की, बहुत महत्वपूर्ण है। हमने देखा कि पिछले हफ्ते भी गए थे राजस्थान के दौरे पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, वहाँ पर लगातार दौरा केंद्रीय नेताओं का बीजेपी का हो रहा है। चुनाव के ऐलान से पहले हमने बहुत सारी जनसभाएं भी देखी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और बीजेपी के तमाम केंद्रीय नेताओं की, मध्य प्रदेश में हो या फिर राजस्थान या छत्तीसगढ़ में। और अब फोकस इस बात पर है कि कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके उन्हें संदेश दिया जाए कि अब वो जो तैयारियां हैं उसको लेकर चुनाव प्रचार के अभियान को और तेजी लाए। कल दो महत्वपूर्ण नेता हमने देखा दिल्ली में शामिल हुए राजस्थान में, और राजस्थान में बीजेपी ये कह रही है कि परिवर्तन की लहर है, अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ गुस्सा है, और यही वजह है कि तमाम नेता दूसरे दलों से या फिर जो सामाजिक कार्य क्षेत्र में जो काम कर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जयपुर में और कल दिल्ली में भी दो नेता शामिल हुए। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि अब जोर इस बात पर है कि कहां पर बैठक किया जाए, और चुनावी जनसभाओं का एक दौर शुरू होने वाला है। अब बीजेपी ने जो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि अंतिम रूप दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धुआंधार चुनावी जनसभाएं होंगी। सबसे पहले छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, चूंकि वहां पर पहले चुनाव है, उसके बाद राजस्थान में फोकस होगा। और निश्चित तौर पर हम देख रहे हैं कि मिजोरम को लेकर भी अब राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई। और बिल्कुल हम देखते हैं, हम पिछले कई सालों से हम इस चीज को देख रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी पूरे कुशल नेतृत्व के साथ जनता के बीच में जाती है। तमाम जो राज्य स्तर के, जो बूथ स्तर के लोग होते हैं, उनकी बातों को, उनके जो विचार होते हैं उनको शामिल करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग अपने आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, आगे जनता के मुद्दों को कैसे हल किया जाना चाहिए, इस पर बात होती है और उस हिसाब से आगे बढ़ा जाता है। और इसीलिए हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि जनता के बीच में जो पकड़ है वो और ज्यादा मजबूत होती चली जाती है। साला देखिए, बीजेपी का एक अपना तरीका है काम करने का, फीडबैक लेने का, संगठन के जरिए, कार्यकर्ताओं के जरिए आम जनता की राय लेने का। और विजन डॉक्यूमेंट जब बीजेपी बनाती है, खासतौर पर जहां पर वो सत्ता में होती है जिस राज्य में, उसमें हमने देखा है कि जनता की राय ली जाती है, तमाम योजनाओं को लेकर फीडबैक लिया जाता है। हमने देखा कि रथ निकालकर उसमें पर्ची भी डाली गई कई राज्यों में, और उसके बाद विजन डॉक्यूमेंट बनाया गया उस राज्य के विकास को आगे बढ़ाने के लिए। इस बार जो 5 राज्यों में चुनाव है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम। तेलंगाना में हम जानते हैं कि केसीआर की बीआरएस जो पार्टी है वो सत्ता में है, उनके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन राज्य बीजेपी ने चलाया और तमाम असफलताओं को उजागर कर रही है तेलंगाना सरकार के खिलाफ। तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी भी देखिए अपना एक तरह से जोर लगा रही है। लेकिन बीजेपी के लिए ये बात कही जा सकती है कि वो अपनी तैयारियां बहुत पहले से शुरू करती है। और शैलेंद्र, अगर बात राजस्थान की ही करें तो राजस्थान में भी कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि कांग्रेस के पूरे खिलाफ है, एक तरह से उसके नेतृत्व को फेल करते हुए नजर आते हैं। कि जिस तरह से भ्रष्टाचार वहां पर बढ़ा है, जिस तरह से महिलाओं के प्रति क्राइम जो है रेट वो ज्यादा बढ़ा है, और उस पर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया जाता है। तो कई ऐसे मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं और जिस पर जनता लगातार सवाल पूछती रही है। ये देखिए, राजस्थान की बात करें तो लाल डायरी का मुद्दा हो, करप्शन का मुद्दा हो, कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, ये बहुत जोर शोर से बीजेपी पिछले 1-1.5 वर्षों से उठा रही है और कह रही है कि अशोक गहलोत की जो सरकार है वो इन प्रमुख मोर्चों पर फेल है। करप्शन की बहुत सारी आरोप लगे, गंभीर एक तरह से आरोप लगे। कानून व्यवस्था को लेकर राजस्थान में हालत बहुत खराब है। अगर खासतौर पर बलात्कार के मामले देखें, महिलाओं पर अत्याचार के मामले देखें, उसमें काफ़ी ऊपर राजस्थान का नाम है, बीजेपी का दावा है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इन मुद्दों को लेकर बीजेपी राजस्थान को घेर रही है। छत्तीसगढ़ में भी देखें, भ्रष्टाचार का मुद्दा बीजेपी बहुत जोर शोर से उठा रही है। और जो हाल ही में आप देखें कि जो एक छापा पड़ा कर्नाटक में और 50 करोड़ बाद में 90 करोड़ तक चला गया,
तो बीजेपी का कहना है कि दरअसल जो आशंका रहती है कि जब कांग्रेस की सरकार आती है तो राज्य को एटीएम की तरह इस्तेमाल किया जाता है, वो कर्नाटक में भी दिखाई दे रहा है और वही छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे राज्यों में जहां पर कांग्रेस सत्ता में है। तो करप्शन को एक प्रमुख मुद्दा बनाकर बीजेपी, हम देख रहे हैं कि राजस्थान हो या छत्तीसगढ़ हो, कांग्रेस सरकार को घेर रही है। और अब चूंकि एक बड़े स्तर पर देखें तो उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी हो चुका है। जो 41 सूची आई उसमें 7 सांसद राजस्थान से बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारे हैं। राज्यवर्धन सिंह राठौर, दिया कुमारी, किरोड़ी लाल मीणा, ये बड़े नाम है, चर्चित नाम है, जिनको न केवल राज्य की राजनीति में बल्कि हम राष्ट्रीय राजनीति में भी जानते हैं कि सभी लोग जानते हैं। तो ऐसे लोगों को चुनाव मैदान में उतारकर एक संकेत भी दिया है बीजेपी ने कि वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ने जा रही राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के लिए। शैलेंद्र, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, इस बार जहां कई केंद्रीय मंत्री भी उनको भी विधानसभा का टिकट दिया गया है, इसके पीछे आप क्या कुछ रणनीति देख रहे हैं और क्या मूड समझ रहे हैं? जी देखिए, रणनीति बहुत स्पष्ट है। बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती किसी भी राज्य में रणनीति के लिहाज से। मध्य प्रदेश में हमने देखा कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता, प्रहलाद सिंह पटेल हो, कैलाश विजयवर्गीय हो जो बीजेपी के महासचिव हैं, इसके साथ ही साथ नरेंद्र सिंह तोमर जैसे कद्दावर केंद्रीय मंत्री, उनको विधानसभा चुनाव मैदान में उतारकर दरअसल ये संकेत स्पष्ट तौर पर दिया गया है कि अगर ये चुनाव लड़ते हैं तो आसपास की सीट पर भी फर्क पड़ेगा। दूसरा संकेत है कि पार्टी ये तय करती है कि किस नेता की क्या भूमिका होनी है, उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ाना है या लोकसभा चुनाव लड़ाना है या संगठन में जिम्मेदारी दी जानी है। तो केवल मध्य प्रदेश नहीं जहां पार्टी लंबे समय से सत्ता में है, तकरीबन 2 दशक से, बल्कि राजस्थान में जहां पर इस वक्त कांग्रेस सत्ता में है, वहां पर भी हमने देखा है कि बीजेपी ने सांसदों को चुनाव मैदान में उतारा है। छत्तीसगढ़ में भी ये प्रयोग दोहराया है सांसदों को चुनाव मैदान में उतार के। तो निश्चित तौर पर इससे एक संकेत स्पष्ट है कि पार्टी जो भूमिका देगी उस पर पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते उनके नेता काम करेंगे और राज्य की रणनीति के हिसाब से पार्टी ये काम करेगी। क्योंकि जब केंद्रीय मंत्री या सांसद चुनाव लड़ता है तो पार्टी ये मानती है कि उसका असर आसपास की विधानसभा सीटों पर भी पड़ता है। तो चलिए शैलेंद्र, आप अपनी नज़र बनाए रखिए इन तमाम चुनावी गतिविधियों पर। और चुनावी सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं और आने वाले वक्त में और ज़्यादा जनता के बीच में पहुंच बनाने की सभी पार्टियों की कोशिश होगी। आप नज़र बनाए रखिए। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये इनपुट्स हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। और आपको बता दें कि बीजेपी जल्दी ही मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की अगली सूची जारी करेगी। कल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के दिल्ली स्थित आवास पर पार्टी के नेताओं की एक बेहद अहम बैठक हुई। देर रात तक चली इस बैठक में अमित शाह, नरेंद्र सिंह तोमर, शिवराज सिंह चौहान सहित कई नेता मौजूद थे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि तमाम बड़े नेता, शिवराज सिंह चौहान को देखा आपने और नरेंद्र सिंह तोमर, तमाम बड़े नेता इस बैठक का हिस्सा बने। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज कांग्रेस की अहम बैठक राजधानी दिल्ली में होने जा रही है। बैठक के लिए कांग्रेस नेताओं का कांग्रेस मुख्यालय में आना शुरू हो गया है। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के चयन पर विचार विमर्श के लिए कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। कांग्रेस ने राजस्थान को छोड़कर सभी राज्यों में अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन राजस्थान में अभी पहली लिस्ट का इंतजार है। राजस्थान जहां कांग्रेस सत्ता वापसी के लिए पुरजोर कोशिश कर रही है, तो वहीं पार्टी सभी फीडबैक और समीकरण का ध्यान रखते हुए फूंक फूंक कर कदम रख रही है। कांग्रेस पार्टी का फोकस जिताऊ कैंडिडेट्स पर है। आज कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राजस्थान की 106 सीटों में सर्वसम्मत नामों पर अंतिम मुहर लगेगी। इससे पहले मंगलवार को दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई थी। बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ केंद्रीय नेताओं ने 106 सीटों पर मंथन किया। आपको बता दें कि राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा का चुनाव होना है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी के लिए फूंक फूंक कर कदम उठा रही है। माना जा रहा है कि राजस्थान के लिए पार्टी कुछ बड़े फैसले कर सकती है। राजस्थान के साथ ही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के लिए भी दूसरी लिस्ट का इंतजार है।
तेलंगाना में चुनाव प्रचार की कमान संभालने के लिए आज से कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा हैदराबाद पहुंच रहे हैं। 20 अक्टूबर तक दोनों नेता तेलंगाना में प्रचार करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है। अब देखते रहिए डीडी न्यूज। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर, थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर, थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढे, आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपको बता दें कि लगातार विवादों में घिरा रहने वाला छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग एक बार फिर से सुर्खियों में है। आरोप है कि परीक्षा के तहत डीएसपी, डिप्टी कलेक्टर के पदों पर अपने करीबी रिश्तेदारों को भर्ती किया गया। छत्तीसगढ़ में सरकारी भर्ती करने वाली संवैधानिक संस्था लोक सेवा आयोग के विश्वसनीयता पर फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। इस बार सवाल उठाए हैं परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों और भाजपा ने। पीएससी 2021 के रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोप के साथ भाजपा पहले ही हाईकोर्ट पहुंच चुकी है। याचिका में 18 लोगों के नाम शामिल किए गए हैं, जिनकी नियुक्ति पर भाजपा ने आपत्ति जताई है। याचिका में बताया गया है कि आयोग के एक सचिव के रिश्तेदार को डिप्टी कलेक्टर के पद पर, तो वहीं राज्यपाल के एक सचिव के बेटा बेटी को भी डिप्टी कलेक्टर के पद पर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा पीएससी के चेयरमैन और कांग्रेसी नेताओं के करीबियों को मेरिट लिस्ट में जगह दी गई है, जिसके चलते होनहार बच्चों को नीचे और छोटे पोस्ट दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में हुए सीजी-पीएससी एग्जाम को लेकर छात्रों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मामले को लेकर पूर्व बीजेपी नेता ननकी राम कंवर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस भर्ती परीक्षा में 18 लोगों की लिस्ट जारी की गई है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि मेरिट लिस्ट में पीएससी चेयरमैन के रिश्तेदारों और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के करीबियों का चयन हुआ है। ननकी राम कंवर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर भर्ती पर रोक लगाने की बात कही है। हालांकि कांग्रेस के अपने ही तर्क हैं। छत्तीसगढ़ पीएससी में जो डिप्टी कलेक्टर्स के, तहसीलदार के पदों का रिक्रूटमेंट हुआ, उसमें सीजी-पीएससी के चेयरमैन के 8 रिश्तेदारों का हो गया, कांग्रेस के नेताओं का हो गया। 18 लोगों के नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट ने स्टे किया है। अब लोगों को ये शंका है कि ये सिर्फ अभी का मामला नहीं है। 2018-19 से लेकर और 2023 तक सीजी-पीएससी में जितनी नियुक्तियां हुई हैं वो सब लेन देन के आधार पर हुई हैं। या आपसी में भाई बहन का चयन कैसे हो गया, किसी नेता के रिश्तेदार का चयन कैसे हो गया, किसी अधिकारी के, किसी का रिश्तेदार होना कोई अयोग्यता का पैमाना नहीं। और यदि वास्तव में कोई गड़बड़ी है तो आप उसको सामने लाइए। मुख्यमंत्री जी ने बार बार कहा है कि कोई भी अभ्यर्थी गड़बड़ी लाता है हम उसकी जांच करवाएंगे।
भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ राज्य लोक सेवा आयोग की विश्वसनीयता पे सवाल खड़ा कर रही है। इस मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है और जांच के निर्देश दिए हैं। रायपुर से सोमेश पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। में भाग लेंगे सीडीएस जनरल अनिल चौहान, थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे और वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी भी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सेना कमांडरों का सम्मेलन नई दिल्ली में चल रहा है। ये शीर्ष स्तरीय द्विवार्षिक कार्यक्रम वैचारिक आधार पर विचार विमर्श के लिए भारतीय सेना को महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों की सुविधा प्रदान करने का एक संस्थागत मंच है। 5 दिवसीय सम्मेलन के दौरान सेना कमांडर और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी पहले दिन वर्चुअल माध्यम से बैठक कर रहे हैं। शीर्ष नेतृत्व भारतीय सेना की परिचालन तैयारियों की समीक्षा के अलावा वर्तमान और उभरते सुरक्षा परिदृश्यों पर विचार मंथन कर रहा है। कमांडरों का सम्मेलन अपने व्यापक क्षेत्र के साथ ये सुनिश्चित करता है कि भारतीय सेना प्रगतिशील, अग्रगामी, अनुकूलित और भविष्य के लिए तैयार रहे। और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर वियतनाम के दौरे पर हैं और आज उनकी यात्रा का आखिरी दिन है। दोनों देशों के संबंधों को और अधिक ऊर्जावान बनाने के इरादे से विदेश मंत्री ने अपनी यात्रा के दौरान तमाम शीर्ष नेताओं से मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों से उन्हें अवगत भी कराया। ये बताया गया कि वियतनाम के साथ भारत के रिश्ते कितने अहम हैं। विदेश मंत्री ने कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए कहा कि उनके कारण दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जुड़ाव को और मजबूती मिल रही है और दोनों देश विकास की राह पर हैं। साथ साथ उन्होंने कहा कि G20 के माध्यम से वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका और आम सहमति बनाने की हमारी क्षमता की दुनिया भर में सराहना हुई। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ओमान की राजधानी मस्कट पहुंच गए हैं। वो ओमान सरकार के साथ द्विपक्षीय हितों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा है कि ओमानी नेतृत्व के साथ सार्थक चर्चा और विविध भारतीय समुदाय से जुड़ने के अवसर की प्रतीक्षा में हैं। आगामी उत्तराखंड वैश्विक निवेशक सम्मेलन के लिए दुबई में आयोजित रोड शो में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में विभिन्न औद्योगिक समूहों के साथ 11,925 करोड़ रुपए के निवेश करार पर हस्ताक्षर हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्यटन, शिक्षा, बुनियादी ढांचे, रियल एस्टेट, स्वास्थ्य देखभाल, मसालों और अन्य सहित विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी औद्योगिक घरानों को आगामी 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में आयोजित होने वाले निवेशक सम्मेलन के लिए आमंत्रित भी किया। मंगलवार को दुबई में आयोजित रोड शो में पर्यटन, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, सेवा क्षेत्र, स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े औद्योगिक समूहों के साथ करार किया गया। इसमें सार बायोटेक, कार्मेला न्यूट्रिशन टेक्नोलॉजी ग्रुप, GTC ग्रुप, फ्लो कॉग्लोमेरेट ग्रुप, एक्सले ग्रुप और शराफ लॉजिस्टिक्स जैसी कंपनियों के साथ महत्वपूर्ण समझौते हुए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जम्मू जिले के अरनिया सेक्टर में विक्रम पोस्ट पर मंगलवार की रात पाकिस्तान की ओर से की गई फायरिंग में बीएसएफ के 2 जवान घायल हो गए। दोनों को जम्मू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। बीएसएफ के मुताबिक मंगलवार को पाक रेंजर्स ने बीएसएफ जवानों पर अकारण गोलीबारी की, जिसका अरनिया सेक्टर में सतर्क बीएसएफ के जवानों ने जवाब दिया। इस दौरान बीएसएफ के 2 जवानों को गोली लगी और उन्हें तुरंत चिकित्सा सहायता प्रदान की गई। विक्रम पोस्ट पर बीएसएफ के 120 बटालियन की तैनाती है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर विजय पताका फहराना ही चंद्रयान 3 की विजय गाथा नहीं है। जिस कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से चंद्रयान को बनाया गया, उसकी तारीफ खुद नासा ने की है। हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने इसरो प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ से दिल्ली में खास बातचीत की। चंद्रयान 3 की सफलता अब सबकी जबान पर है, लेकिन नासा के साइंटिस्ट ने आकर भारत को सराहा है और कहा है कैसे आपने ये चमत्कार कर दिया, वो भी इतने कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से। मेरे साथ है इसरो के चेयरमैन, आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, नासा से ये बात निकल कर आती है, हमारे लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है?
ये हमारे डिज़ाइन को उन्होंने वे जो लोग नासा से आए वे अप्रिशिएट किए, उसमें हमारा ये खुशी की बात है कि हमारा डिज़ाइन तो बहुत अच्छा है। ये कुछ कम एक्सपेंडिचर में कम कर सके भारत में ही, उसका टेक्नोलॉजी का क्वालिटी भी अच्छा है। सो उन्होंने ये अप्रिशिएट किया और उन्होंने ये बोला कि अगला ये डेवलप भारत में करे तो कुछ कम कुछ एक्सपेंडिचर में हमको ये डेवलप कर सकूंगा। ये क्या आप ये यूएस को नहीं देते? ये ऐसा एक क्वेश्चन किया। ये तो जोवियल क्वेश्चन है। तो आपको पता है अमेरिका टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे है। मुझे यही बताना चाहता हूँ कि हमारा टेक्नोलॉजी किसी से कम नहीं है। सर, अगर एक लेमन्स लैंग्वेज में हम बात करें तो किस तरह से कॉस्ट इफेक्टिव है, किस तरह से लोग इस बात को समझेंगे? एक जो फंक्शनैलिटी है कि ये इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, एक्सपेरिमेंट होते हैं, टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, सभी में हमारा फंक्शनैलिटी अच्छा है, उस ऑब्जेक्टिव को मीट करता है और उसका कॉस्ट है तो आधा है और 1/10 है, तो हम कब बोलते हैं इस कॉस्ट इफेक्टिव है। सर, एक आखिरी सवाल, चंद्रयान के बाद अब गगनयान हमारे लिए तैयार है, उसके लिए क्या कहेंगे आप? गगनयान की तैयारी हो रही है। हमारा पहला टेस्ट है, इसका टेस्ट व्हीकल D1 क्रू अबोट टेस्ट के नाम दिया है। उसका लॉन्च होगा ये 21 अक्टूबर को श्रीहरिकोटा से। आप तैयार रहिए, चांद के बाद अब गगनयान हमारी सफलता का इंतजार कर रहा है। कैमरामैन मोहित उइके के साथ मैं विशाल बरिस्टो, DD न्यूज़, दिल्ली। और बात करते हैं ऑपरेशन अजय की। तो ऑपरेशन अजय लगातार जारी है और इसके तहत तेल अवीव से 5वीं उड़ान दिल्ली पहुंची। विशेष विमान में 286 और यात्री भारत लौट रहे हैं। विशेष विमान में इजराइल हमास संघर्ष के बीच इजराइल छोड़ने की इच्छा जताने वाले भारतीय नागरिकों और 18 नेपाली नागरिकों को लेकर ऑपरेशन अजय के तहत दिल्ली पहुंचे हैं। गत सप्ताह तेल अवीव से 4 विशेष विमानों में बच्चों सहित कुल 906 यात्री भारत आए थे। और गजा के अस्पताल पर हुए हवाई हमले में कम से कम 500 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। वहीं इजराइल और फिलिस्तीन ने एक दूसरे पर इस हमले का आरोप लगाया है। हालांकि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने आरोपों से इनकार किया है। गाजा सिटी के अल अहली अस्पताल पर एक बड़ा हवाई हमला हुआ था जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए हैं। इसके अलावा कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। हमले में मारे गए और घायल हुए लोगों ने अस्पताल में शरण ले रखी थी। इस बीच संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने गाजा अस्पताल पर हुए हमले की निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने कहा है कि गाजा पट्टी पर एक अस्पताल पर हुआ घातक हमला पूरी तरह से अस्वीकार्य है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जिसने भी इस हमले को अंजाम दिया है उसे इसका जवाब देना होगा। इजरायली डिफेंस फोर्स ने एक वीडियो सबूत के तौर पर जारी किया है और आरोप लगाया है कि इजराइल को निशाना बनाते हुए रॉकेट से हमला हुआ। हालांकि वो विफल हो गया और उसमें विस्फोट हो गया। उसी क्षण गाजा में अस्पताल पर हमला हुआ और निर्दोष लोग मारे गए। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गजा के अस्पताल पर हुए हमले के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया है। नेतन्याहू ने कहा है कि अस्पताल में कई स्रोतों से खुफिया जानकारी मिली है कि असफल रॉकेट प्रक्षेपण के लिए इस्लामिक जिहाद ही जिम्मेदार है। ये बात पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि बर्बर आतंकवादियों ने गाजा के अस्पताल पर हमला किया है, ना कि इजराइल के सुरक्षा बलों ने। इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकियों ने हमारे बच्चों की हत्या की और साथ ही साथ उन्होंने अपने बच्चों की भी हत्या की है। तो गजा में अस्पताल पर हुए हमले पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दुख जताया है। बाइडेन ने कहा है कि वो गजा के अल अहले अरब अस्पताल में हुए धमाके और उसके कारण जान माल की भयानक क्षति से दुखी हैं। उन्होंने जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की और अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम को इस बारे में जानकारी जुटाने का निर्देश दिया ताकि पता लगाया जा सके कि वास्तव में हुआ क्या था। बाइडेन ने कहा कि अमेरिका संकट की इस घड़ी में पीड़ितों के साथ खड़ा है। बाइडेन ने अपने संदेश में त्रासदी में मारे गए निर्दोष लोगों के प्रति शोक व्यक्त किया।
वहीं इजराइल हमास युद्ध के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल दौरे पर रवाना हो चुके हैं। बाइडेन मैरीलैंड के ज्वाइंट बेस एंड्रयूज एयरपोर्ट से इजराइल के लिए रवाना हुए। गजा अस्पताल पर हुए हमले के बाद जॉर्डन में होने वाले अरब नेताओं के साथ बाइडेन के शिखर सम्मेलन को भी उन्होंने रद्द कर दिया है। जॉर्डन, मिस्र और फिलिस्तीन के नेताओं के साथ अमान में एक शिखर सम्मेलन आयोजित करना था। और अब इजराइल के तेल अवीव में ग्राउंड जीरो पर मौजूद हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमृत, आज अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन तेल अवीव पहुंच रहे हैं, जहां वो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। तो इस संघर्ष के बीच अमेरिका का अब अगला कदम क्या हो सकता है, कितना महत्वपूर्ण है ये दौरा? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन यहाँ पहुँच रहे हैं। आज पहले बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात करेंगे। उनके विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन 2 दिन से यहाँ हैं। उन्होंने यहाँ की अथॉरिटी से भी बात की और उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू से बात करने के बाद बताया था कि हम सपोर्ट तो करते हैं इजराइल को, और राष्ट्रपति बाइडेन भी सपोर्ट एक्सप्रेस करने आ रहे हैं। पर और इसी तरह की स्टेटमेंट शायद राष्ट्रपति बाइडेन देंगे अगर वो मीडिया से बात की है, पर ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए होगी। बिहाइंड क्लोज डोर्स वो बेंजामिन नेतन्याहू को कहेंगे कि हम समझते हैं आपका मिलिट्री एक्शन, रेट्रिब्यूशन, रिप्रेजल, पर 2 चीज़ें उन पर प्रेस अपॉन करेंगे कि आप सिविलियन कैजुअलिटीज़ अगर ऊपर जाती हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इजराइल को डिफेंड करना। जो सहानुभूति अभी तक इजराइल के साथ है वो उसके खिलाफ भी पब्लिक ओपिनियन, ग्लोबल पब्लिक ओपिनियन जा सकता है, तो इजराइल को इस बारे में सोचना होगा। दूसरा उनका मतलब होगा कि गाज़ा में जिस तरह का जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, मानवीय क्राइसिस है, वो अनफोल्ड कर रहा है। वहाँ पीने का पानी ख़त्म हो गया है, मेडिसिन की किल्लत है, हॉस्पिटल्स ओवरफ्लो कर रहे हैं, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल हैं। यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने तो ये तक कह दिया कि दे आर एट द वर्ज ऑफ एबिस। तो उनके लिए कुछ एड, ह्यूमैनिटेरियन अंदर एड जाने के लिए रास्ता या कॉरिडोर खोलना चाहिए और वो अलाउ करे इजराइल। तो अब वो इजरायलीज़ कितना मानते हैं, क्या वो सीज़ फायर करेंगे, क्या वो विंडो देंगे ह्यूमैनिटेरियन एड के जाने के लिए राफा क्रॉसिंग से, या किस तरह एड अंदर गाज़ा में जा पाएगी, पानी कैसे अलाउ किया जाएगा, ये सब चीज़ें क्लियर होंगी जब बाइडेन और नेतन्याहू की मुलाकात होगी। तो कदम दोनों तरफ से उठने पड़ेंगे। अगर उनको ह्यूमैनिटेरियन एड चाहिए अपने लोगों के लिए तो उनको रॉकेट अटैक्स एक तो इजराइल पे बंद करने होंगे, दूसरा ये भी करना होगा कि जो वहाँ हॉस्टेजेस उनके पास हैं वो उनको छोड़ें, फॉरेन नेशनल्स को बाहर निकलने दें, और इस तरह का प्रयास रहेगा। कितने सफल हो पाते हैं, कितने नहीं, इजराइल कितने मानेगा, क्या सीज़ फायर होगी, क्या विंडो होगी, सिर्फ कुछ देर के लिए अलाउ किया जाएगा, उधर हमास का क्या रिएक्शन होगा, क्योंकि हमास डायरेक्टली अमेरिका से तो बात कर नहीं रहा, अमेरिका हमास से तो बात कर नहीं रहा है, पर अपने अरब एलाइज के थ्रू बात कर रहा है। तो उन पर प्रेशर बढ़ाने की कोशिश होगी कि कुछ कदम वो भी उठाएं। तो जो उनकी विजिट है, पूरी जो प्रयास है वो कूटनीति से इसको हल करने का है। पर मैं यहाँ बताऊं कि मिलिट्री ऑफेंसिव अपने अरूज पे है, दोनों साइड से हमास भी लगातार रॉकेट अटैक्स कर रहा है। जहाँ मैं हूँ इजराइल में हर 30 सेकंड पे एक रॉकेट गिरता है। वहीं हम फिगर्स देख रहे हैं कैसे लगातार इजराइल अपने हवाई हमलों से हवाई बमबारी कर रहा है, अपने लड़ाकू विमानों से, अटैक हेलीकॉप्टर से, आर्टिलरी फायर लगातार कर रहा है, और वो फिगर्स बढ़ती ही जा रही हैं। बिल्कुल, तो ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता ये बता रहे हैं कि किस तरह से डीडी न्यूज़ लगातार पल पल की रिपोर्ट दे रहा है। संघर्ष की ये स्थिति बनी हुई है और इस बीच आज जो बाइडेन तेल अवीव पहुंच रहे हैं, काफ़ी लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं, राष्ट्रों की निगाहें टिकी हुई हैं इस बात पर कि इससे क्या कुछ मसले का हल निकलता हुआ नजर आएगा। फिलहाल आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आज इजराइल गजा संघर्ष पर मतदान होगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आज ब्राजील के एक प्रस्ताव पर मतदान होगा जिसमें गजा पट्टी तक मानवीय सहायता पहुंचाने की अनुमति देने के लिए इजराइल और हमास के बीच संघर्ष विराम की अपील की गई है। राजनयिकों ने बताया है कि इस मतदान के बाद संयुक्त अरब अमीरात और रूस के अनुरोध पर सुरक्षा परिषद में गजा अस्पताल पर हुए हमले पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। गजा अस्पताल पर हुए हमले में 500 से अधिक लोग मारे गए हैं। उल्लेखनीय है कि बीते 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास ने
हजारों की संख्या में रॉकेट दागे थे। इसके बाद इजरायली सेना ने हमास के ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की। हमास के हमले में इजराइल में 1300 से अधिक लोगों की जान चली गई, जबकि इजरायली सेना की जवाबी कार्रवाई में करीब 3000 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। वहीं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि मॉस्को के हितों को दबाया नहीं जा सकता है और अमेरिकी राजनेताओं को दूसरों का सम्मान करना सीखना चाहिए। पुतिन की ये जो प्रतिक्रिया है, ये अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की टिप्पणियों के बाद आई है। बाइडेन ने एक इंटरव्यू में पुतिन के खिलाफ कुछ बातें कही थी, जिसके बाद पुतिन ने साफ तौर पर कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन निर्विवाद रूप से दुनिया के सबसे अनुभवी राजनेताओं में से एक हैं। वो लंबे समय से राजनीति में हैं। वो एक अनुभवी व्यक्ति हैं। वो जानते हैं कि क्या लक्ष्य निर्धारित करने हैं, उन्हें कैसे हासिल किया जाना है। इन सब हालातों के बीच आज पुतिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात करने वाले हैं। पुतिन इस समय चीन के दौरे पर हैं, जिस पर दुनिया भर की निगाहें हैं। देखना होगा कि रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास संघर्ष के बीच दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत होती है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पर खबरों का सफर जारी है। देखते रहिए डीडी न्यूज। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, एक बार उनको फिर से दिखा देते हैं कि इस समय की टॉप स्टोरीज यानी कि हेडलाइंस क्या कुछ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के बिहार दौरे पर। 2023 से 2028 तक के लिए बिहार सरकार की ओर से तैयार कृषि रोडमैप का करेंगी लोकार्पण। कई अन्य कार्यक्रमों में भी होंगी शामिल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज कोटा और अजमेर संभाग के कार्यकर्ताओं से करेंगे रणनीति पर चर्चा। राजस्थान के लिए कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज, तो वहीं राहुल और प्रियंका गांधी आज से 20 अक्टूबर तक तेलंगाना में करेंगे चुनाव प्रचार। आज सेना कमांडर सम्मेलन में शामिल होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। पिछले 2 दिन से सेना की परिचालन तैयारियों की समीक्षा के अलावा वर्तमान और उभरते सुरक्षा परिदृश्यों पर हो रहा है मंथन। अमेरिकी राष्ट्रपति के इजरायल दौरे से पहले गजा के अस्पताल पर हमला, 500 से अधिक लोगों की मौत। इजरायली पीएम ने कहा, असफल रॉकेट प्रक्षेपण के लिए इस्लामिक जिहाद ही है जिम्मेदार। अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने कहा, हमले की होगी जांच। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर की वियतनाम यात्रा का आज आखिरी दिन। कल भारतीय समुदाय को किया संबोधित। कहा, दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जुड़ाव को मिल रही है मंजूरी। और क्रिकेट विश्व कप में आज चेन्नई में होगा अफगानिस्तान का न्यूजीलैंड के साथ मुकाबला। कल खेले गए मैच में नीदरलैंड्स ने किया बड़ा उलटफेर। दक्षिण अफ्रीका को दी 38 रनों से मात। और केंद्र ने त्योहारों से पहले ग्रुप सी और गैर राजपत्रित ग्रुप बी रैंक के अधिकारियों के लिए 7,000 रुपए की अधिकतम सीमा के साथ बोनस को मंजूरी दी है। वित्त मंत्रालय ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को लेखांकन वर्ष 2022-23 के लिए 30 दिनों की परिलब्धियों के बराबर गैर उत्पादकता से जुड़े बोनस के अनुदान को मंजूरी दी है। इन आदेशों के तहत तदर्थ बोनस का भुगतान केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और सशस्त्र बलों के पात्र कर्मचारियों को भी मिलेगा। तो इस अच्छी खबर के बाद अब बात कर लेते हैं खेल की खबरों की। वनडे विश्व कप में आज चेन्नई में अफगानिस्तान का सामना न्यूजीलैंड के साथ होगा। अफगानिस्तान की टीम ने अपने पिछले मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को हराकर बड़ा उलटफेर किया है और ऐसे में टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ बढ़े हुए हौसले के साथ सामने होगी। न्यूजीलैंड की कमान एक बार फिर
विकेटकीपर बल्लेबाज टॉम लॉथम के हाथ में होगी, क्योंकि नियमित कप्तान केन विलियमसन बाएं अंगूठे में फ्रैक्चर के कारण कुछ मैचों से बाहर है। वैसे इन दोनों टीमों के बीच अब तक 2 ही वनडे मैच खेले गए हैं, जिसमें दोनों बार जीत न्यूजीलैंड ने दर्ज की है। न्यूजीलैंड ने अब तक 3 मैच खेले हैं और तीनों में टीम ने जीत दर्ज की है। क्रिकेट विश्व कप में भारतीय टीम अपना अगला मैच गुरुवार को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। ये मैच पुणे के MCA स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच को लेकर पुणे के प्रशंसकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रशंसकों को उम्मीद है कि भारतीय टीम अपनी जीत का सिलसिला इस मैच में भी जारी रखेगी। पुणे का MCA स्टेडियम क्रिकेट विश्व कप में गुरुवार को भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले मैच की मेजबानी के लिए तैयार है। ये पहला मौका है जब इस स्टेडियम में क्रिकेट विश्व कप के मुकाबले आयोजित किए जा रहे हैं। इस मैच को लेकर पुणे के प्रशंसक काफी उत्साहित हैं। Well, see, home conditions, we always have the advantage, plus crowds that come in. They are the 12th man that give the players the energy. Players are buoyant. Players are playing at the peak of their forms. You saw Rohit smash almost another 100 the other day. And Rohit is in top touch, which means that the top 3 batsmen, if they're playing well, then India will go on. You know, it's almost a guaranteed berth for us in the semis. All excited. We were trying a lot to get tickets. Sadly नहीं मिल पाए। बहुत एक्साइटेड है मैच को लेके। बहुत ज़्यादा क्रेज है, यानी जितना भी अब बाहर जाओगे तो लोग टिकट्स के लिए वेटिंग कर रहे हैं। टिकट्स उनको ऑनलाइन मिले नहीं, वो इधर से उधर टिकट्स के लिए 10 दिन से नहीं कोई अपने जॉब छोड़ के टिकट्स के लिए आ रहे हैं। विश्व कप में भारतीय टीम जीत की हैट्रिक लगा चुकी है और शानदार प्रदर्शन कर रही है। क्रिकेट फैंस का मानना है कि टीम जीत का सिलसिला जारी रखते हुए ये मैच ही नहीं बल्कि विश्व कप भी जीतेगी। India is gone through a revolution now, where we are team focused, where an individual doesn't matter, the entire team matters. And that's the approach that we need to have, because Australia has won 5 World Cups. They've won it not because of individuals, yes, some individual performances, but largely because of the team playing as one. And I think that's changed with Indian cricket over the 4-5 years, that Kohli's been with the team, Rohit has been with the team. And I think this time our chances are very bright. Hitman form में है, विराट फॉर्म में है। We have got Shubman Gill again. We have got KL Rahul back in form. Siraj is there जो बहुत अच्छी बॉलिंग डाल रहे हैं। इवन जसप्रीत बुमराह जो इंजरी के बाद बहुत यूजुअली सब लोगों को टाइम लगता है, बट उन्होंने बहुत अच्छा पिकअप कर लिया। सो आई एम प्रीटी श्योर वी आर नॉट विनिंग दिस बांग्लादेश मैच, बट आई एम श्योर कि वी हैव फेयर चांसेस ऑफ विनिंग द वर्ल्ड कप ऑल्सो। भारतीय टीम का शीर्ष क्रम शानदार प्रदर्शन कर रहा है। हालांकि फैंस को सबसे ज्यादा उम्मीद विराट कोहली से है। उम्र में छोटा हो या बड़ा, हर फैन कोहली के नाम की जर्सी में नजर आ रहा है। पुणे का मैदान बड़े स्कोर के लिए जाना जाता है। यहां कोहली के नाम 2 शतक है और फैंस किंग कोहली के बल्ले से एक और शानदार शतक की उम्मीद कर रहे हैं। पुणे का MCA स्टेडियम पहली बार क्रिकेट विश्व कप के मैचों की मेजबानी कर रहा है। भारत और बांग्लादेश के मैच को लेकर पुणे के क्रिकेट प्रशंसकों में जबरदस्त उत्साह है। वैसे तो भारतीय क्रिकेट टीम शानदार फॉर्म में है। टीम का टॉप ऑर्डर रन बना रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीदें किसी से हैं तो वो नाम है विराट कोहली। और इस मैदान पर विराट कोहली का रिकॉर्ड भी शानदार है। तो देखना होगा कि विराट कोहली अपने क्रिकेट फैंस के शतक के इंतजार को इस मैच में पूरा करते हैं या नहीं, और भारतीय टीम जो जीत की हैट्रिक लगा चुकी है अपने जीत के सिलसिले को यहां पर भी बरकरार रखती है या नहीं। कैमरा पर्सन भीम सिंह के साथ सुचित्रा, DD न्यूज़, पुणे। और ब्राजील के दिग्गज फुटबॉलर रोनाल्डो ने फुटबॉल की दीवानगी के लिए मशहूर कोलकाता शहर में दुर्गा पूजा महोत्सव का हिस्सा बनने का सुख हासिल किया। रोनाल्डिन्हो दुर्गा पूजा के पंडाल में नजर आए। रोनाल्डिन्हो की दीवानगी प्रशंसकों के बीच देखते ही बनी और हर कोई उनके साथ इस यादगार लम्हे को कैमरे में कैद करता हुआ नजर आया। प्रशंसकों ने इस स्टार खिलाड़ी का स्वागत रोनाल्डिन्हो के नारों के साथ किया।
19वें एशियाई खेलों में भारत ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 28 स्वर्ण पदक सहित 107 पदक जीतने में सफलता पाई। देश में इन खिलाड़ियों को सम्मानित करने का सिलसिला लगातार चल रहा है। आज राजधानी दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एशियाई खेलों में हिस्सा लेने वाले सेना के खिलाड़ियों को उन्होंने सम्मानित किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि आपने पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। आप सभी भारत की मिट्टी के ओलाल हैं, जिन्होंने एशियन गेम्स में अपने प्रदर्शन से हम सभी भारतवासियों का मस्तक आपने ऊंचा किया है। आप सभी का यह प्रदर्शन एक नए और सशक्त भारत के साथ साथ तीव्र गति से बढ़ते हुए भारत की भी एक पहचान है। आप सभी जानते होंगे कि ओलंपिक का मोटो है फास्टर, हायर, स्ट्रांगर, टुगेदर। मैं समझता हूं कि मां भारती के लिए भी हम और आप इसी संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पदक विजेताओं को नकद पुरस्कार की भी घोषणा की। रक्षा मंत्रालय की तरफ से स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी को 25 लाख रुपए दिए जाएंगे। वैसे तो मेडल लाकर देश का गौरव बढ़ाना अपने आप में श्रेष्ठतम पुरस्कार है, फिर भी रक्षा मंत्रालय परिवार की ओर से मैं यह घोषणा करना चाहता हूं कि सभी गोल्ड मेडल विजेताओं को 25 लाख रुपए, सिल्वर मेडल विजेताओं को 15 लाख रुपए और ब्रॉन्ज मेडल विजेताओं को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। रक्षा मंत्री का मानना है कि देश में खेलों के स्तर में काफी वृद्धि हुई है। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछली बार की तुलना में इस बार पदकों की संख्या में 50% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। जैसे जैसे भारत इकोनॉमिक रूप से एक सशक्त राष्ट्र बनता जा रहा है, वैसे वैसे हमारे मेडल्स की संख्या भी हर मैदान में लगातार बढ़ती जा रही है। साथियों, इस बार के एशियन गेम्स में हमने कुल मिलाकर 107 पदक जीते हैं। पिछली बार यानी 2018 के एशियन गेम्स में हमने 70 पदक जीते थे। 70 पदकों से लेकर 107 पदकों तक का यह जो सफर है, इसमें यदि हम ग्रोथ के हिसाब से देखें तो करीब 50% की वृद्धि हमें देखने को मिलती है। राजनाथ सिंह ने खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाते हुए उन्हें युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। आपके गले में जो मेडल है वह निश्चित रूप से आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके समाज के लिए और आपके देश के लिए यह एक गौरव का विषय है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस गौरव से भी ज्यादा जरूरी यह चीज है कि आपके गले का यह मेडल भारत के करोड़ों युवाओं को स्पोर्ट्स में आगे लाने के लिए भी इंस्पायर करता है। आप सभी भारत के उस नैरेटिव ऑफ एक्सेलेंस का हिस्सा बन गए हैं जो अपनी आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरणा देगी। और आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए। पुरस्कार विजेता अभिनेताओं ने क्या कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। रॉकेटरी दी नंबी इफेक्ट आपके दिल के बहुत ही करीब फिल्म थी, पहली प्रोडक्शन आपकी, उसने नेशनल फिल्म अवार्ड हासिल कर लिया है। किस तरह का आपका रिएक्शन है? देखिए, इस फिल्म करने के बाद मुझे आर्ट का सही मतलब और पावर पता चला। हम कई वजह से फिल्में बनाते हैं, एक्ट करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, पर आज जब मैं नंबी नारायण साहब को देखता हूं और ये जब हर घर में उनका नाम अभी कहा जा रहा है, 10 साल के बच्चे उनसे ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं, तो मुझे समझ में आ गया कि आर्ट का कितना पावर होता है। अगर किसी की ज़िंदगी में हमने कितनी चेंजेस ले आ पाए, और आज उनके घर में खुशी देखकर मुझे बड़ा गर्व होता है। Yeah, a lot of excitement, like how much ever your film gets accolades or recognition across the globe, getting from our own people, from our own country really feels special, yes. Well, it's unlike any other award because, whatever awards I've received till now are not from the government of India, but this one is from the government of India. It's a whole different new level, and it's my first national award, so it's always going to be very memorable. So say something about the Pushpa 2. Now everybody is waiting for Pushpa 2 now. Pushpa 2, I think that comes as a surprise. I don't want to give any spoilers. Okay. Best of luck, sir. Thank you so much. Thank you.
और अब बात हमारे पद्म की। डीडी न्यूज़ हर रविवार रात 9:30 बजे प्रसारित विशेष श्रृंखला हमारे पद्म के माध्यम से दर्शकों को इनकी प्रेरणादायक उपलब्धियों से रूबरू करा रहा है। आज हम आपको बता रहे हैं लुरेम्बम बिनो देवी के बारे में, जो मणिपुर की प्राचीन वस्त्रकला लीबा को संरक्षित कर रही हैं, साथ साथ अलग अलग संगठनों के साथ जुड़कर लोगों को प्रशिक्षण भी दे रही हैं। भारत के हर एक राज्य की अपनी एक विशिष्ट कला शैली है। आप देख सकते हैं इस पट्टचित्र कला को, हमारे देश की प्राचीनतम कलाओं में से एक है। प्राकृतिक रंगों के माध्यम से कारीगर ने कैसे एक तस्वीर के साथ पूरी एक लोक कथा को दर्शा दिया है। कुछ ऐसे ही अद्वितीय कला कौशल की मालिक हैं लुरेम्बम बिनो देवी, जो मणिपुर की इस प्राचीन लीबा कला को संजोए रखने में और उसे जीवित रखने में लगातार प्रयासरत हैं। उम्र के इस पड़ाव पर और अपने गिरते स्वास्थ्य की चुनौती को भी उन्होंने दरकिनार कर दिया है और आने वाली पीढ़ी को वो इस कला को सिखाने में जुटी हुई है। प्राचीन समय में शाही युग में लीबा की एप्लिक कला बेहद लोकप्रिय थी, लेकिन वर्तमान समय में ये विलुप्ति की कगार पर है। लुरेम्बम बिनो देवी वो कुछ एक कलाकारों में से एक हैं जिन्हें ये कला कौशल विरासत में मिला है और उनकी पूरी कोशिश है कि वो आम लोगों को, बाकी कारीगरों को इस एप्लिक कला को सिखाएं ताकि ये कला संरक्षित रह सके। इम्फाल पश्चिम के सिंगजामई माथक थोकचोम लिकाई में जन्मी लुरेम्बम बिनो देवी मणिपुर की उस बेहद प्राचीन वस्त्रकला लीबा के संरक्षण और विस्तार को समर्पित हैं, जिसका प्रयोग देवताओं और राजघरानों के परिधान बनाने में प्राचीन समय से किया जाता रहा है। 9वीं तक पढ़ाई करने के बाद जब 17 साल की उम्र में लुरेम्बम बिनो देवी का विवाह हो गया तो उन्हें विरासत में अपनी सास स्वर्गीय लुरेम्बम इबेटोम्बी देवी से मिली ये कला। उनकी सास एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता थी। उन्होंने इस कला के साथ लुरेम्बम बिनो देवी का जो नाता जोड़ा वो आज लुरेम्बम जी का 80 साल की उम्र पार करने के बाद भी बना हुआ है। इस आधुनिक समय में हमारी 18वीं सदी की मणिपुर की एप्लिक कला को संरक्षित करना आसान नहीं है। मैं इसे बिना ड्राइंग के बनाती थी, लेकिन अब इस कला के ज्ञान को हमारी युवा पीढ़ी तक पहुंचाने की जरूरत है। सदियों पुरानी कला को संरक्षित करने की एक अच्छी सोच के साथ मैंने युवाओं को प्रशिक्षण देना शुरू किया। यह एक सपने जैसा था और मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मैं पद्मश्री पुरस्कार विजेताओं में एक हो सकती हूँ और मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनकी पहल के लिए धन्यवाद देती हूँ। मैं मोदी जी से मिली हूँ और मैंने उनसे आने वाले समय में हमारी मैती संस्कृति को प्रोत्साहित करने का अनुरोध किया है। लुरेम्बम बिनो देवी ने मणिपुर राज्य कला अकादमी में लीबो कला का प्रयोग कर महाराजा चंद्रकीर्ति के ध्वज को पुनर्स्थापित किया। उन्होंने महाराज कुलचंद्र सिंह द्वारा इस्तेमाल किए गए 2 जोड़ी दुर्लभ मखमली जूतों की भी मरम्मत की, जो कांगला संग्रहालय में प्रदर्शन के लिए रखे गए हैं। बिनो जी इस कला में इतनी पारंगत हो चुकी हैं कि वे लीबा के डिजाइन को काटने से पहले कभी कोई रूपरेखा नहीं बनाती। सीधे कैंची का उपयोग कर एक से बढ़कर एक सुंदर और मुश्किल डिजाइन आराम से काट लेती हैं। बिनो देवी को इस कला के भविष्य को लेकर भी काफी चिंता रहती है। अलग अलग संगठनों के साथ जुड़कर वे लोगों को प्रशिक्षण दे रही हैं। उनका विलुप्त हो रही इस कला के दस्तावेजीकरण का प्रयास भी सराहनीय है। बदलते वक्त के साथ उन्होंने विभिन्न उत्पादों जैसे चादर, कुशन, हैंडबैग और अन्य में भी लीबा कला का उपयोग करना शुरू कर दिया है। मेरी माँ ने हमारे जन्म से बहुत पहले ही कम उम्र में इस क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया था। वह अपने शुरुआती दिनों में मेरी नानी के साथ जाती थी और उनसे प्रशिक्षण लेती थी। बाद में पूर्व निदेशक सोबिता देवी ने उनका मार्गदर्शन किया। जब मेरी माँ को पद्मश्री से सम्मानित किया गया तो हम बहुत खुश थे। मणिपुर की प्राचीन समृद्ध कला लीबा में सधे हुए हुनरमंद हाथ और धैर्य की जरूरत होती है। इसमें एक बड़े कपड़े में बारीकी से अलग अलग डिजाइन में काटे गए कपड़ों को सिला जाता है। धीरे धीरे ये कला आम लोगों से दूर होती चली गई है, लेकिन 80 वर्षीय लुरेम्बम बिनो देवी इस उम्र में भी जी जान से
इस कला को संवारने और अगली पीढ़ी तक पहुंचाने में जुटी रहती हैं। अपने इस काम के लिए विभिन्न मंचों पर पुरस्कारों से सम्मानित लीबा कला को पुनर्जीवित कर प्रशिक्षण प्रदान कर रही लुरेम्बम बिनो देवी को पद्मश्री से सम्मानित किए जाने पर हार्दिक शुभकामनाएं। और आज वर्ल्ड मेनोपॉज डे यानी कि रजोनिवृत्ति जागरूकता दिवस है। इस वर्ष की थीम है कार्डियोवास्कुलर डिजीज, जो बढ़ती उम्र की महिलाओं के लिए एक बड़ा खतरा है। ये रिपोर्ट देखिए। रजोनिवृत्ति महिलाओं में बढ़ती उम्र की एक सामान्य प्रक्रिया है। कुछ महिलाओं में रजोनिवृत्ति के दौरान जटिलताएं हो सकती हैं। मेनोपॉज करीब 50 साल की उम्र में होती है। मेनोपॉज के टाइम जो फीमेल हार्मोन्स है उसकी कमी हो जाती है, जिसके वजह से हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक इनकी रिस्क बढ़ जाती है। ऑल्सो मेनोपॉज के टाइम बहुत गर्मी लगती है, जिसको हम कहते हैं हॉट फ्लशेस, या कैल्शियम की कमी हो जाती है, या यूरिन करने में प्रॉब्लम होती है, जैसे कि इन्फेक्शन हो या ना रोक पाना, ऐसे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। ऑल्सो चिड़चिड़ापन बढ़ जाते हैं। सो इसलिए इस वक्त पे लेडीज को बहुत अपना ध्यान रखना चाहिए। रजोनिवृत्ति के दौरान और उसके बाद महिलाओं के लिए अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। उन्हें लाइफस्टाइल चेंजेस करना चाहिए। उनका डाइट पे हाई प्रोटीन्स जैसे कि सोया या पनीर लेना चाहिए। उनको कैल्शियम जिसमें है ज्यादा करके, जैसे कि दूध, दही, ऐसे लेना चाहिए। उन्हें रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए और वॉक्स पे जाए या योगा करें, और उनको बड़ी एक्टिव रहना चाहिए। मेनोपॉजल लेडीज को साल में कम से कम एक बार अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उनकी ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन डी लेवल्स या कोई भी प्रॉब्लम हो तो उनको डॉक्टर के पास एक चेकअप कराना चाहिए। अगर मेनोपॉजल लेडीज का विजाइनल ब्लीडिंग होने लगे या उनकी बच्चेदानी नीचे की तरफ आए तो उन्हें गायनेकोलॉजिस्ट को तुरंत दिखाना चाहिए। कई बार मेनोपॉज के टाइम बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, पैल्पिटेशंस होते हैं, चिड़चिड़ापन होते हैं। उस वक्त गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके फिर गायनेकोलॉजिस्ट अपना हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी दे सकते हैं, जिससे काफी आराम मिलते हैं। मेनोपॉज एक चैप्टर इन द लाइफ ऑफ अ वुमन होता है, ये कोई बीमारी नहीं। स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर रजोनिवृत्ति की जटिलताओं को कम किया जा सकता है और रजोनिवृत्ति के बाद महिलाओं के लिए स्वस्थ जीवन संभव हो सकता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और अब बात करते हैं नवरात्रि की। देश भर में इस समय नवरात्रि में गरबे की धूम मची हुई है। खासतौर पर गुजरात में आप भी देखिए गरबे के ये कुछ दिलचस्प रंग।